हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज जो मैं प्रश्न लेकर आई हूँ वो काव्य शास्त्र से है, भारतीय काव्य शास्त्र से। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न बनते ही हैं, चाहे वो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए मैंने यहाँ से प्रश्न कल भी कराया था और आज भी करा रही हूँ। और ये जो है ये इसकी खास विशेषता ये है कि PYQ है, पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके 100% पूछे ही जाने वाले हैं, चाहे 2 प्रश्न आए या 4-5 या 6 जितने भी आए तो प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं काव्य शास्त्र से किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं अभी तक। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी क्षेत्र से, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नीट का एग्ज़ाम है या फिर पीजीटी टीजीटी बीपीएससी द्वारा होने वाली। तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और फ्रेंड तक भी शेयर करें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है क्या कर रहा है, तो पहला प्रश्न है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है। तो सबसे पहले आएगा आपका रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और भरत मुनि का जो टाइम पीरियड माना जाता है, ये जो माना जाता है 200 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। तो ये जो है ये क्षेमेंद्र हैं औचित्य को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो इन्होंने, तो चलिए ये नहीं आता है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये किया है आनंदवर्धन जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। तो मम्मट जो हैं ये अलंकारवादी थे, ध्वनिवादी थे। ठीक है, ध्वनिवादी थे मम्मट जी। अगला प्रश्न है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो ये किया है आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। तो आचार्य आनंदवर्धन जी हैं, जो कि 9वीं शती के हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। तो व्यवस्थित किसने किया है। तो ये आनंदवर्धन ने किया है। अगला प्रश्न है, संशोधित जो अभिनव गुप्त माना जाता है, लेकिन ए ही होगा। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न है कि जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है। तो यह ध्वनि का लक्षण है, ध्वनि का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। तो ये माना है आचार्य वर्धन ने, यानी कि आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है। तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ जो किया है वो वामन जी ने किया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है। तो ये किया था काव्यांग का। अगला प्रश्न है कि बिंब का काम क्या है। तो बिंब जो है वो काव्य को सजीव दृष्टि प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये,
और रस सूत्र के जो 4 व्याख्याकार हैं, ठीक है, 4 हैं, जिनमें भट्टलोलक हैं, शंकुक है और अभिनव गुप्त है और एक है भट्टनायक, क्षेमेंद्र नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नाट्य शास्त्र जो है नाट्य कला पर व्यापक ग्रंथ का टीका है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। और पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है, तो पूछा जाता है ये प्रश्न। वर्तमान समय में वर्तमान जो नाट्य शास्त्र है प्राय 6000 श्लोकों का ग्रंथ है, इसीलिए उसको षट शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र के उपलब्ध संस्करण जो हैं षट शास्त्री संहिता में 36 अध्याय हैं, जबकि निर्णय सार द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण में 37 अध्याय हैं, तो एक अध्याय की वृद्धि हुई है। वैसे नाट्यशास्त्र के प्राचीन टीकाकार जो हैं वो अभिनव गुप्त हैं, ध्यान में रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और 36 अध्यायों का उसमें व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये भरत मुनि जी हैं। अगला है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि ही है। एक ही प्रश्न को देखिए किस तरह पूछा गया बार बार। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ यानी कि उनका कौन सा ग्रंथ है? तो ये है नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो भुक्तिवाद भट्टनायक की है। अगला प्रश्न है रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो वही प्रश्न है भट्टनायक जी हैं। अगला प्रश्न है कि भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है, तो ये अनुमितिवाद कहलाता है। और ये जो प्रश्न है ना ये पीजीटी में या टीजीटी में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान दे रखना है क्योंकि इस बार भी पूछी ही जाएगी यहाँ से प्रश्न, आप देख लीजिएगा। एग्जाम के बाद जब मैं पेपर कराऊंगी तो आप जितना मैंने अभी तक कराया है वहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी विधा हो। तो अगर आप नहीं देखें अभी तक तो टाइम अभी भी है, देख लें। जितना भी मैंने प्रश्न कराया हुआ है PYQ तो ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं है इसलिए माफ़ी चाहती हूँ थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, तो कौन है? तो ये शंकुक जी हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है, तो अनुमितिवादी है। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो आप अगर ये भारतीय काव्य शास्त्र जो मैं करा रही हूँ ना, यहाँ से जितने भी मैं प्रश्न कराने वाली हूँ तो ये आप ज़रूर से देखें और पूरे वीडियो को देखें। ये नहीं कि आधा ही देख लें और आधा छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप जितना भी अभी प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे वो कोई भी विधा हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको हेल्प ही मिलेगा, ठीक है। कोई आपको इससे घटा नहीं होने वाला है, तो ज़रूर से देखें क्योंकि यहाँ से 100% प्रश्न पूछे ही जाने वाले हैं। और देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो कौन है? तो शंकुक है। चलिए अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का जो मत है क्या है? तो भट्टलोलट जो है उत्पत्तिवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो ये उत्पत्तिवाद है। अगला प्रश्न है कि रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो ये भट्टलोलट जी हैं। अब देखें यहाँ पे आपको सूची 1 को मिलान करना है, सूची तो नहीं दिया गया है लेकिन मिलान ही है, तो देख लिया अभी हमने। तो भट्टलोलट जो हैं ये हैं उत्पत्तिवाद के। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है, ठीक है, सूची नहीं है, सॉरी, यहाँ सही नहीं दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। शंकुक अनुमितिवाद बिल्कुल सही है। आचार्य नहीं भुक्तिवाद ये तो नहीं होंगे, ये गलत है क्योंकि ये भट्टनायक होंगे, ठीक है। कौन है? तो भट्टनायक जी हैं। तो और अभिनव गुप्त जो हैं ये अभिव्यक्तिवाद होंगे, तो उसी ऑप्शन आपका राइट होगा क्योंकि वो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो ये जो है शंकु की है। अगला प्रश्न है रस विवेचन में, देखिए फिर वही प्रश्न, चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? तो ये शंकुक जी ने किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो भट्ट लोलट जो है ये उत्पत्तिवाद हो जाएगा, शंकुक जो है अनुमितिवाद हो जाएगा, भट्ट नायक जो है भुक्तिवाद हो जाएगा, और अभिनव गुप्त जो अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए, तो ये बता दिया हमने। अगला प्रश्न है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था भट्ट नायक ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। ठीक है, सांख्य दर्शन पर। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे भुक्तिवाद का, जो कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। शंकुक का अनुमितिवाद जो है ये न्याय दर्शन से आधारित है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद जो है ये मीमांसा दर्शन से, और अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है, तो अच्छा मीमांसा दर्शन से ये, तो ये संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो ये है अनुमानवाद। हाँ यही होगा, हाँ ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार को प्रकट किया था? और उनके नाम को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 4 आचार्य थे। कौन कौन थे? तो ये थे लोलट थे, शंकुक थे, नायक थे, और अभिनव गुप्त थे। ठीक है, तो 4 थे, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो ये की है भट्टनायक ने। ठीक है, और इनकी जो भुक्तिवाद है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की है? तो दर्शक की जो महत्ता स्वीकार की है, तो अभिनव गुप्त ने ही किया था, क्योंकि उन्होंने साधारणीकरण का प्रतिपादन भी किया था। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो विरोध किसने किया था? तो ये अभिनव गुप्त ही थे। ठीक है, अभिनव गुप्त ही थे। इन्होंने माना था कि रस जो है सिर्फ नाट्य तक ही सीमित रखना नहीं है, उसके आगे भी जो विस्तार करना है, तो विरोध किया था इन्होंने, अभिनव गुप्त ने। तो अब काव्य गुण और काव्य दोष से प्रश्न होंगे आगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रहने देती हूँ, और अगला टॉपिक जो है गुण पे आधारित जितने भी हैं काव्य गुण, मैं संबंधित सारे वीडियो प्रश्न कराने वाली हूँ एक वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से इतना प्रश्न आप देख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपका अलग कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला है बीपीएससी में, तो आप इतना ही देख लें, आपके लिए सफिशेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक बने रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें।